Students, welcome to Megha D classes. Today we are going to discuss about HGP, which means Human Genome Project. So first of all, you should know what is the meaning of genome. Genome means the total genetic makeup of an individual or a species. तो पहले के सेक्शन में बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर हमें डीएनए की बेसिस की सीक्वेंस पता हो तो उससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है वो उसकी डीएनए सीक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। और अगर मान लो दो इंडिविजुअल्स में किसी तरह से कोई डिफरेंस है तो वो भी उनकी डीएनए सीक्वेंसेस की वजह से ही होगा। चाहे सारी जगह नहीं, बट कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह होंगी जहाँ पर वो डीएनए सीक्वेंसेस एक दूसरे से मैच नहीं होती होंगी। तो इन्हीं सभी अजम्पशंस की वजह से साइंटिस्ट के माइंड में ये बात आई कि क्यों ना हम ह्यूमन जीनोम के कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करें। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्योंकि एस्टैब्लिश हो चुकी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के पीस को आइसोलेट यानी कि अलग भी कर सकते हैं, क्लोन भी कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी अब सिंपल और फास्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम डीएनए सीक्वेंसेस का पता लगा सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों की वजह से 1990 में ह्यूमन जीनोम की एक का जो प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया गया था और ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था। तो ये क्वेश्चन जनरली बच्चों आपके प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। तो मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर। अब क्योंकि यहाँ पर हम पूरे ह्यूमंस की जेनेटिक मेकअप को, उनके डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करने की बात कह रहे हैं, तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसके अलावा इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर हम इसकी कॉस्ट का आइडिया लगाएं तो उसको आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो एक हेप्लॉइड अगर हम ह्यूमन जीनोम लेते हैं तो उसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। अगर मान लो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की यानी कि एक बेस पेयर की सीक्वेंस पता करने की कीमत अगर $3 है, क्योंकि उस टाइम इतनी कॉस्ट थी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना है तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो $9 बिलियन हो सकती है। और साथ ही साथ अगर हमें उन सीक्वेंसेस को एक बुक के अंदर टाइप करने के फॉर्म में मतलब स्टोर करके रखना पड़े तो ऐसी हमें कम से कम 3300 बुक्स चाहिए होंगी, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए अगर एक बुक में 1000 पेज है और एक पेज पे 1000 लेटर लिखे जाएं तो वो सीक्वेंसेस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि हमें 3300 बुक्स ऐसी बनानी होंगी जिसके अंदर हम सिर्फ एक ह्यूमन सेल की डीएनए सीक्वेंस से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। अब क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा हमें यहाँ से मिल रहा था तो इतने ज़्यादा डाटा को जनरेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाले चाहिए थे जिसमें हम इस डाटा को स्टोर भी कर सकें। रिट्रीव का मतलब होता है कि जब हमें उनकी ज़रूरत हो हम उसको यूज़ भी कर सकें एंड एनालिसिस और टाइम टू टाइम हम उसको कंपैरिजन भी कर सकें। तो इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ ही बायोलॉजी की एक नई फील्ड का भी आप कह सकते हो जन्म हुआ, दैट इज नोन एज द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जनरली 1 मार्क में पूछ दिया जाता है, व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो और उसके लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब इसके बाद बच्चों बात ये आती है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसके गोल्स क्या है। गोल्स मीन्स कि जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे। तो सबसे पहले तो ये देखना था कि ह्यूमन डीएनए के अंदर जो 20,000 से 25,000 जीन्स पाई जाती हैं उन सब का पता लगाना। हालांकि अब जो ये डाटा है थोड़ा सा चेंज हो गया, अब अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40,000 जीन्स मानी जाती है। उस टाइम 20 to 25,000 का आइडिया था। और ह्यूमन डीएनए को बनाने वाले जो ये 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, जो अभी हमने बात की थी 3 × 10⁹, उन सारे बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग का पता करना,
जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे एक डाटाबेस मतलब एक सॉफ्टवेयर जनरेट करना जहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके। डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स इंप्रूव करना मतलब और बेहतर टेक्निक्स बनाना ताकि इस डाटा को ज़रूरत पड़ने पे एनालाइज किया जा सके और इसी टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री या दूसरे एरियाज़ में भी इस्तेमाल करना। और इस प्रोजेक्ट से जितने भी एथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज आ सकते हैं जिसे हम एलसी बोलते हैं, उन सबको भी एड्रेस करना यानी कि सॉल्व करना। एथिकल इशू का बच्चों मतलब क्या होता है, जैसे कई बार जब कोई ऐसी बात सुनने में आती है कि कोई रिसर्च इंसान पे की जा रही है तो बहुत सारे आप कह सकते हो जो धार्मिक नेता वगैरह वो उठ के आ जाते हैं कि हम भगवान के बनाए हुए हैं, हमें ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। सो दैट इज नोन एज एथिकल। लीगल का मतलब होता है कि कानूनी रूप से भी कोई दिक्कत ना हो, कि बाद में कोई केस ना करे या ऐसा कुछ ना हो। और सोशल इश्यूज मतलब कि सोसाइटी को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारे इश्यूज भी सॉल्व करने बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 13 साल का प्रोजेक्ट था। इसको सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको NIH भी बोलते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद एक वेलकम ट्रस्ट है जो यूके की, इंग्लैंड की थी, वो भी इसमें पार्टनर बन गई। फिर धीरे धीरे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये पूरे वर्ल्ड को लेकर चल रहा था, तो इसलिए इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और फाइनली ये जो प्रोजेक्ट था इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। तो जनरली बच्चों MCQ में आपसे ईयर वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन विच ईयर HGP was started, so that is 1990, and in which year it was completed in 2003. How many years were taken to complete Human Genome Project? Approximately 13 years. तो अगर हमें ये पता लग जाए कि इंडिविजुअल की जो DNA है अगर उसमें किसी भी तरह का बदलाव हो जाता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज हो जाए तो उससे हम बहुत सारी डिजीजेस जो ह्यूमंस में जनरली होती हैं उनको डायग्नोस, उनका पता भी लगा सकते हैं, उनको ठीक भी कर सकते हैं और उनको होने से रोक भी सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिकली बात की ह्यूमंस की, बट कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की DNA सीक्वेंसेस के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी हो तो हम उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि उनकी क्या क्या नेचुरल कैपेबिलिटीज़ है, मतलब हम उनको किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, या फिर एनवायरमेंटल रेमिडिएशन मतलब कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए हम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का भी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, साइनोडार्बिटिस एलिगेंस जो कि एक निमाटोड है, ड्रोसोफाइला जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, प्लांट्स जैसे कि राइस, एरिडोप्सिस, बहुत सारी ऐसे नॉन ह्यूमन चीज़ें भी हैं जिनकी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है और उसी सीक्वेंसिंग के आधार पे हम उन्हें अलग अलग फील्ड्स में अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसकी मैथोडोलॉजी क्या है, मतलब किस तरीके से इसे किया जा सकता है। तो इसको करने के बच्चों 2 मेथड्स थे। जो पहला मेथड है उसमें क्या किया गया, इट वाज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। हमारी बॉडी में जितनी भी जीन्स RNA की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं उसको पहली अप्रोच में था हमें उन सारी जीन्स का पता लगाना है, मतलब कि RNA से जोन सी भी जीन्स की कोडिंग हो रही है हमें उन सारी जीन्स को आइडेंटिफाई करना था। तो इस मेथड को हम EST यानी कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग भी बोल सकते हैं। और जो दूसरी अप्रोच थी दैट वाज ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contained all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with functions, a term referred to as sequence annotation। दूसरा मेथड ये था कि जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि जो RNA बनता है उसमें कुछ कोडिंग और कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, मतलब इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सोन भी होते हैं। तो हमें सिर्फ एक्सोन से मतलब होता है, इंट्रॉन्स हमारे को नहीं चाहिए, तो इसलिए स्प्लाइसिंग से उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन सीक्वेंस एनोटेशन में ये कहते हैं कि आप किसी भी ह्यूमन के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दो, चाहे उसमें कोडिंग वाली सीक्वेंस आ रही हो चाहे उसमें नॉन कोडिंग, मतलब चाहे वो हमारे मतलब की है या नहीं,
हमें पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है और उसके बाद हमें देखना है कि कौन से एरिया में क्या फंक्शन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ईएसटी में हम पहले से ही पर्टिकुलर है कि सिर्फ वही जीन्स जो आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस्ड हैं। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम किसी भी सेल में से डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। सेल में से डीएनए को निकाल लिया, फिर उसके बाद हम उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़े बना देंगे ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, क्योंकि डीएनए जो है ये बहुत ही बड़ा पॉलीमर है। तो इतने बड़े डीएनए के पॉलीमर को, मतलब इतने लंबे को आप एक ही टाइम पर एक साथ सीक्वेंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी उसके छोटे छोटे पीसीस करना, और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करने के बाद उसे एक सुटेबल होस्ट में, होस्ट का मतलब जिसके अंदर जाकर वो आगे फर्दर ग्रो कर सके, तो एक सुटेबल होस्ट के अंदर उसकी क्लोनिंग करवाना, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना। और जब हम उसको किसी होस्ट में डालते हैं तो उसके लिए हमें वेक्टर की जरूरत होती है। तो एग्जैक्टली वेक्टर क्या है ये बच्चों आपको 4th यूनिट में पता लगेगा जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। फॉर द टाइम आप बस इतना समझ सकते हो कि जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको किसी गाड़ी की जरूरत होती है, तो वो गाड़ी आपके लिए व्हीकल जो है वो एक तरह से वेक्टर है। तो यहाँ पर भी आप यही समझ लो कि जब हमें होस्ट के अंदर डीएनए को डालना है तो हमें किसी ना किसी वेक्टर की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो जब वो डीएनए उस होस्ट में जाएगा तो वहाँ पर उसकी क्लोनिंग होगी, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, जिसकी वजह से जो डीएनए फ्रैगमेंट छोटा सा गया था वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से हम उसको आसानी से सीक्वेंस कर सकते हैं, मतलब आसानी से उसकी सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो होस्ट है, मतलब जिनके अंदर हम डीएनए को डालते हैं, वो या तो बैक्टीरिया होता है या यीस्ट होता है, और उसी के हिसाब से हम वेक्टर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने डीएनए को बैक्टीरिया में डाला है तो जो वेक्टर हम लेंगे दैट विल बी BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और अगर हम डीएनए को यीस्ट में क्लोन करवा रहे हैं तो जो वेक्टर हम लेंगे दैट विल बी YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। फिर उसके बाद जब एक बार हमने फ्रैगमेंट्स में तोड़ लिया, फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई यानी कि बड़ा कर लिया, उसके बाद हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर यानी कि ऐसे सीक्वेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, और उनसे हमें उन फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंसिंग पता लग जाएगी। तो ये मेथड जो है सबसे पहले फ्रेडरिक सांगर ने दिया था। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन 1 मार्क एग्जाम, हु गेव द सीक्वेंसिंग। तो फ्रेडरिक सांगर, या आप सिर्फ सांगर भी याद रख सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने सांगर का एक और भी इम्पोर्टेंट रोल आता है कि प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए भी जो मेथड है वो सांगर ने ही दिया था। तो जब हमें अलग अलग फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंसेस मिल जाती हैं, फिर हम उन सीक्वेंसेस को अरेंज करते हैं, और अरेंज करके हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से रीजन्स हैं जो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब जो बिल्कुल एक जैसे हैं, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये सीक्वेंस यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ शुरू हो रही है। क्योंकि जनरली फ्रैगमेंट्स कट करेंगे तो हमें ये नहीं ध्यान रहेगा कि पहले कौन सा था दूसरा कौन सा था। तो इन ओवरलैपिंग रीजन्स की हेल्प से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स आएंगे फिर इनकी सीक्वेंसिंग करेंगे। अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब ये अगर मान लो आपने एक डीएनए के 100 टुकड़े किए और आपने उन 100 के 100 पीसीस की अलग अलग सीक्वेंसिंग करी, तो क्या उन सारी सीक्वेंसेस को आप अपने आप, मतलब आप बिना किसी मशीन के अपने आप लाइन एक सीधी लाइन में लगा सकते हो? नहीं, ह्यूमनली यानी कि अपने आप ये काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए इसके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए गए थे। तो क्या होता था, उन प्रोग्राम्स की हेल्प से जो ये सीक्वेंसेस थी इनकी एनोटेशन की जाती थी। एनोटेशन का मतलब है कि मतलब इनका ऑर्डर देखा जाता था और उसके बाद देखा जाता था कि कौन सी सीक्वेंस कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम के अकॉर्डिंगली उन सीक्वेंसेस को बांट दिया जाता था। तो जो फर्स्ट क्रोमोसोम था, फर्स्ट क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस थी वो कंप्लीट हुई थी मई 2006 में। जो 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं जिसमें 22 ऑटोसोम है और एक्स और वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है, उनमें से जो सबसे लास्ट बचा था दैट वाज फर्स्ट क्रोमोसोम, और उसकी सीक्वेंसिंग मई 2006 में कंप्लीट हो गई थी। मतलब आप ये कह सकते हो
कि 2006 तक हमें पता लग गया था कि हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की क्या सीक्वेंस है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक डायग्राम करके बताया हुआ है कि जैसे कोई भी इंसान है, उसका डीएनए लेने के लिए उसकी बॉडी में से सेल को निकाल लिया जाएगा, उस सेल में से क्रोमोसोम निकाल लिया जाएगा, उस क्रोमोसोम में से डीएनए को निकाला जाएगा, फिर उस डीएनए की कंप्यूटर की हेल्प से सीक्वेंसिंग करके हम जीनोम जो है उसका पता लगा सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा काम था जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, वो था ये जो जीनोम थे इनके जेनेटिक और फिजिकल मैप बनाना। तो जेनेटिक और फिजिकल मैप का मतलब कि एग्जैक्टली ये कहाँ लोकेटेड है वो फाइंड आउट करना। सो दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, अब ये क्या होता है कि डीएनए के अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ पर्टिकुलर एंजाइम पता लगा सकते हैं, मतलब वो एंजाइम उस डीएनए को उसी सीक्वेंस पे काटेंगे। ये भी बच्चों हम बायोटेक वाले यूनिट में पढ़ेंगे कि जैसे एक आपका इको R1 है जैसे, तो ये आपके डीएनए को वहीं पर कट करेगा जहां पर उसमें GAATTC ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। तो मतलब जब कोई एंजाइम पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ही डीएनए को कट करता है तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उस जगह को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो यहाँ पर जो है उसकी भी जानकारी जो है देखी गई थी और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी देखा गया था। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि कई बार एक ही चीज़ जो है, एक ही साइट जो है बहुत सारी जगह अलग अलग रूपों में प्रेजेंट हो सकती है। और कुछ डीएनए सीक्वेंसेस ऐसी भी थी जो रिपीटेटिव मतलब बार बार रिपीट हो रही थी, तो उन डीएनए सीक्वेंसेस को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। तो मेन क्या है कि मतलब जितना आसान ये प्रोजेक्ट सोचा जा रहा था वास्तव में इतना आसान नहीं था। शुरू में ये सोचा जा रहा था कि जो डीएनए सीक्वेंस है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, बट उसमें भी कई सीक्वेंसेस बार बार रिपीट हो रही थी और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से अगर वही सीक्वेंस बार बार रिपीट होगी तो वो हर बार उसको वहीं पर कट करेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बार बार आपका डीएनए जो है वो टूटता जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो थी उनको भी कंट्रोल करना यहाँ पर जरूरी था। अब इस सारी रिसर्च करने के बाद कंक्लूजन क्या हुआ, मतलब हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या जानकारी मिली या क्या फीचर्स हमें ह्यूमन जीनोम के पता लगे। पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स मौजूद हैं। अगर आपको बच्चों ये संख्या नहीं याद रह सकती तो आप सिंपल ये याद रखो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर। अगर आप पॉइंट्स में नहीं रख सकते तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। एक जीन के अंदर लगभग 3000 बेस होते हैं, बट उनका जो साइज है वो बदल सकता है। जो सबसे लार्जेस्ट लॉन्ग मतलब सबसे लंबी जो ह्यूमन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन और उसके अंदर 2.4 मिलियन तक बेसिस मौजूद है। जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स ह्यूमन में पाई जाती हैं वो 30,000 के लगभग है, जबकि शुरू में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हमारे शरीर के अंदर 80,000 से 1.5 लाख तक जीन्स हो सकती हैं। लेकिन जब पूरा प्रोजेक्ट फिनिश हुआ तो ये देखा गया कि 30,000 के लगभग जीन मौजूद हैं और सभी लोगों में 99.9% तक जो उनका आप कह सकते हो डाटा है, जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो बिल्कुल सेम होता है। तो यानी कि सिर्फ 0.1% है जिससे हमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। और जितनी भी जीन्स के बारे में पता लगा था उनमें से लगभग 50% जीन्स ऐसी हैं जिनका हमें काम नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या काम कर रही हैं। पूरे जीनोम में से 2% से भी कम जीनोम है जिससे कि प्रोटीन बनाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम में बहुत सारी सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है ये एक्चुअल में डीएनए सीक्वेंसेस के स्ट्रेचेस हैं, मतलब कुछ फिक्स्ड डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। कुछ सीक्वेंसेस तो ऐसी हैं जो 100 से 1000 बार रिपीट हो रही हैं और इनका कोई कोडिंग फंक्शन मतलब कोई काम भी नहीं है, लेकिन हमें इनसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और एवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है। क्रोमोसोम 1 के अंदर सबसे ज़्यादा जीन मौजूद है यानी कि 2968 और क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन मौजूद है 231। साइंटिस्ट ने
लगभग 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस का पता लगाया है जहां पर सिर्फ एक सिंगल बेस का फर्क है, जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्निप्स भी बोल देते हैं, कि मतलब 1.4 मिलियन जगह ऐसी हैं जहां सिर्फ एक सिंगल बेस का फर्क देखा गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमें क्रोमोसोम लोकेशन एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, और उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इससे क्या डिजीजेस हो सकती हैं, और साथ ही साथ हमें इवोल्यूशन के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। अब ये चीज़ तो वो थी जो हमें अभी तक पता लग गई है। अब है कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में क्या क्या और चीज़ें हैं, कौन कौन से चैलेंज है जो हमें देखने पड़ सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसेस से जो हमें जानकारी मिली है, इससे आने वाले टाइम में जो हमारी रिसर्च है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, हम और अच्छे से बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझ सकेंगे। बट इस काम को करने के लिए हमें एक्सपर्टीज़ और साथ ही साथ 10,000 मतलब बहुत मात्रा में साइंटिस्ट की ज़रूरत है, और साइंटिस्ट भी हमें अलग अलग डिसिप्लिन यानी कि अलग अलग फील्ड से चाहिए, कोई मैथ से, कोई फिजिक्स से, कोई बायो से, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स यानी कि हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हर जगह पे ये काम करना होगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का वो ये है कि इससे हमें बायोलॉजी रिसर्च करने में एक नया फ़ायदा होगा। इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और अ फ्यू जीन्स एट अ टाइम। पहले के टाइम क्या होता था कि जो रिसर्चर्स हैं वो एक समय में एक या 2-4 जीन्स को स्टडी करते थे, लेकिन अगर हमें पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग पता लग जाएगी और हमारे पास और भी बेटर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो हम ज़्यादा स्केल पे ज़्यादा जीन्स के ऊपर एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब हम एक जीनोम में पाए जाने वाली सभी जीन्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन या ट्यूमर के अंदर जितने भी ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जितने भी आरएनए बन रहे हैं या किस तरीके से जीन्स और प्रोटीन्स आपस में काम कर रही हैं, हम उन सब चीज़ों का भी फाइंड आउट करके किसी भी तरह की डिजीज़ होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।